गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट लेक्चर पे मैं आपको बता रहा था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में रेस्पिरेशन के स्टेप के बारे में बता रहा था, ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में जहाँ तक मैंने कराया था उसको लेते हुए आगे चैप्टर को प्रोसीड ऑन करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये नॉस्ट्रिल होता है, नॉस्ट्रिल में नॉस्ट्रिल 2 इन नंबर होता है, उसको नेजल एपर्चर्स भी बोलते हैं। वहां से एयर नेजल चैम्बर के थ्रू होते हुए नेजल पैसेज से जाती है फैरिंग्स में, फैरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं। एक्चुअली अपर बॉक्स एंड लोअर बॉक्स होता है, लोअर को ट्रू वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई आता है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था, ब्रोंकाई। आफ्टर दैट ब्रोंकाई के बाद आपका आता है ब्रैंकियोल। तो ब्रैंकियोल आपका है, ब्रैंकियोल प्राइमरी मींस इनिशियल, आपका प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्मिनल होता है, और ब्रोंकाई क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी होता है। मतलब ब्रैंकियोल जो है वो वहां पे लास्ट में टर्मिनल बोल देंगे, यहाँ पे लास्ट में टर्सरी बोल देंगे। एक चीज और भी था, नेजल चैम्बर को ऐड ऑन किया है यहाँ पे, ठीक है ना। नेजल चैम्बर से होते हुए, नेजल चैम्बर काफी कॉन्वोल्यूटेड होता है। मैंने बताया था कि जो मींस एयर की जो हीट एनर्जी होती है, ठीक है ना, उस रास्ते से बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, एयर आई अंदर, बट आपके ट्रैकिया में ऐसा महसूस नहीं होता कि बहुत गर्म एयर आप ले रहे हो, क्योंकि नेजल चैम्बर इतना कॉन्वोल्यूटेड है, जो नेजल पैसेज है इतना कॉन्वोल्यूटेड है कि वहाँ पे एयर टकराती है, ठीक है ना, और अपनी हीट एनर्जी को क्या करेगी, हीट एनर्जी का लॉस होगा, तो इसलिए एयर आपको नॉर्मल एयर ट्रैकिया में महसूस होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं रेस्पिरेशन के जो स्टेप हैं, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स इन सम स्टेप्स, और वो उस स्टेप्स के बारे में ही मैं बता रहा था आपको। तो ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन, O2 टेक इन करते हो और CO2 को ड्रॉन आउट, मींस CO2 क्या होता है, रिलीज्ड आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा एक टर्म आप यहाँ पे और लिख सकते हो, वो ज़्यादा और भी सुटेबल आपको दिखेगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन बोल सकते हो, पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, pulmonary ventilation by atmospheric air, एटमॉस्फेरिक एयर में O2 का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, O2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है ना। By atmospheric air drawn in, and CO2 जो होता है, CO2 from lung से released out in एटमॉस्फेयर में क्या होती है, रिलीज आउट हो जाती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में अगर चलें, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप देखोगे एक्चुअली एयर पहुंच गई लंग्स में, ठीक है ना। अब लंग से वो ब्लड वेसल्स में जाने वाली है, ठीक है ना, तो लंग से तो निकलेगी ना, आई बात समझ में, ठीक है ना। लंग्स में भर गई है, अब लंग्स में जो एल्वियोलाई होता है, ठीक है ना, अब जस्ट उस वाले स्टेप को देखेंगे तो होगा क्या यहाँ पे, मीन्स जो सेकेंड स्टेप की बात करें अगर, तो डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसका, O2 एंड CO2 का, किससे, अक्रॉस द एल्वियोलाई, अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन या अक्रॉस द एल्वियोलाई, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द
एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। क्लियर है बात? अब अक्रॉस द एल्वियोलाई हुई तो गैसेस कहाँ पे पहुंचेगी? ब्लड में। अब ब्लड से क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा जहां जहां पे जरूरत है। अब होगा क्या यहाँ पे? ट्रांसपोर्टेशन, 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 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसेस कौन सी? O2 एंड CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है ना, बाय ब्लड वेसल्स, बाय ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स से क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा। वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जब होगा तो उसका भी तो कोई उसका भी तो कोई टारगेट पॉइंट होगा, ठीक है ना। मीन्स ट्रांसपोर्ट क्यों कर रहा है? उसका कोई एम होगा, कोई उद्देश्य होगा उसका। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में जब हम आएंगे तो यहां पे होगा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। जो टारगेट पॉइंट था उसका डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 between blood vessels, between blood vessels and tissues, between blood vessels and tissues, tissues, ठीक है ना बेटा। जो टिश्यू है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा ना, तभी तो अपने अंदर जो उसके अंदर कंटेंट है, मीन्स ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड्स होगा, फैटी एसिड होगा, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा। बर्न होगा तो फिर वो क्या करेगा? मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, मीन्स एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ ATP और अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को टेक्स प्लेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगला स्टेप है यूटिलाइजेशन ऑफ utilization of O2, utilization of O2 in catabolic reaction। कैटाबोलिक मतलब टूटना, ग्लूकोज टूटेगा, अमीनो एसिड टूटेगा, फैटी एसिड टूटेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ O2, O2 के प्रेजेंस में कैटाबोलिक रिएक्शन होगा। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 इन कैटाबोलिक reaction takes place and released पहले तो ATP बना लें and released energy in the form of ATP, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूटिलाइज होगा, ठीक है ना। CO2 रिलीज्ड होगा, CO2 रिलीज्ड आउट, ठीक है ना। CO2 क्या हो जाएगा? रिलीज्ड आउट हो जाएगा। क्लियर है बात? इतनी चीजें समझ में आई, ठीक है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, जैसे जब हम लोग नॉस्ट्रल या नेजल चैम्बर, नेजल पैसेज कर रहे थे, तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को देखें तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है कंडक्टिंग पार्ट, मतलब नॉस्ट्रल से आया नेजल चैम्बर में पैसेज के थ्रू, फैरिंग्स, फैरिंग से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रैंकियोल। तो ये कंडक्टिंग पार्ट होता है। लेकिन वो रीजन जहां से गैसेस अब एक्सचेंज हो रही हैं, मतलब हमारे अंदर के ही इन्वायरमेंट से वो चेंज हो रही हैं, मतलब हमारे लंग्स से किसी दूसरे मीडियम में जा रही हैं, ठीक है ना। तो लंग्स का वो पार्ट जो कि इसको करने में इन्वॉल्व रहता है, एक्सचेंज करने में इन्वॉल्व रहता है, उसको एक्सचेंज पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है ना।
तो कंडक्टिंग पार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो कंडक्टिंग पार्ट की बात करें तो नॉस्ट्रल से लेके, ठीक है ना, नॉस्ट्रल से लेके ब्रैंकियोल तक वो क्या हो जाता है, कंडक्टिंग पार्ट हो जाता है, और डक्ट और एल्वियोलाई जो होता है वो रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट हो जाता है। क्लियर है बात, बोलिए, ठीक है। तो यहां से मींस नॉस्ट्रल से लेके, मतलब नॉस्ट्रल, यहां पे तो मैंने फिलहाल लिखा ही है, तो इसी को मार्क आउट कर लेते हैं। नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल से लेके बेटा ब्रैंकियोल तक ये क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट हो जाता है, कंडक्टिंग पार्ट हो जाता है, कंडक्टिंग पार्ट हो गया, ठीक है ना। एंड डक्ट और एल्वियोलाई जो होता है वो क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट हो जाता है। रेस्पिरेटरी पार्ट और एक्सचेंज पार्ट, एक्सचेंज पार्ट, ठीक है ना। इसमें क्या क्या बताया मैंने, एल्वियोलाई वैसे यहां पे मार्क किया है, डक्ट, डक्ट एंड एल्वियोली, डक्ट एंड एल्वियोली। क्लियर है बात, ठीक है ना। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे प्रोसीड ऑन करते हैं। आई थिंक हो गया होगा। इसी में जब थोड़ा सा और भी आगे बढ़े हम लोग, ठीक है ना, तो देखते हैं जो हमारा थोरेसिक रीजन होता है, ठीक है ना, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो एक थोरेसिक, जो हमारा चैम्बर हुआ ना, वहां पे हमारा लंग्स मौजूद होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, एयर टाइट चैम्बर होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना बेटा, ठीक है। तो हमारा जो थोरेसिक चैम्बर होता है, थोरेसिक चैम्बर जो है, थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर ये हमारा होता है एयर टाइट चैम्बर होता है। क्या होता है, एयर टाइट। इसको बोलते हैं एनाटॉमिकली एयर टाइट, एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर। देखो मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से दिखे स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकली मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इंटरनली क्या होता है, अगर आप देखो एयर टाइट चैम्बर होता है, और फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, उसका फंक्शनिंग, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल स्टडी, ठीक है, फंक्शन को, ठीक है ना। जैसे आप डायजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ो, डायजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देख लो तो वो दिखता है, या आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हो तो उसको लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम आप देख लिए तो मॉर्फोलॉजिकली ऐसे दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब उसको सेलुलर बेसिस पे देखोगे तो एनाटॉमिकली बोलेंगे उसको, ठीक है ना, उसके स्ट्रक्चर को किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, कैसे कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं, मीन्स कैसे कैसे वो स्ट्रक्चर स्टैब्लिश है। लेकिन जब उसके हर एक पार्ट की फंक्शनिंग की बात करते हो तो वहां पे टर्म क्या देते हैं, फिजियोलॉजिकली देते हैं, ठीक है ना। तो एयर टाइट हो गया आपका। दूसरी बात करें, अगर आप देखो यहां पे कि हमारा जो थोरेसिक चैम्बर होता है, ठीक है ना, जो थोरेसिक चैम्बर है वो डॉर्सली कहां पे है, डॉर्सली मींस वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है, ठीक है ना। डॉर्सली अगर आप देखोगे तो किससे वो घिरा हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम से। वेंट्रली देखोगे तो कहां से घिरा हुआ है, स्टर्नम से। और डॉर्सली और वेंट्रली को जो अटैच करने वाला है वो रिब्स होता है, तो लैटरली रिब्स हो गया। अब आप नीचे बात करो तो नीचे क्या होता है, लोअर साइड में डायफ्राम होता है, ठीक है ना। तो ये चारों तरफ से पूरा घिरा हुआ है, आई बात समझ में। तो डॉर्सली अगर आप बात करो, डॉर्सल साइड में क्या होता है, थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक जो चैम्बर है, थोरेसिक कैविटी है, मींस डॉर्सल में
वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रल साइड में क्या है? स्टर्नम है, स्टर्नम है। लैटरल साइड में, लैटरल में रिब्स है, ठीक है ना बेटा। एंड लोअर साइड में क्या है? लोअर साइड में डायाफ्राम, डायाफ्राम। क्लियर है बात? ठीक है ना, ये चीजें क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। जब चैप्टर मैंने शुरू किया था तो वहां पे कुछ पॉइंट्स बताए थे। मैंने बोला था कि इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग पूरे चैप्टर की स्टडी हम लोग करेंगे। तो अब बात आ गई यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है ना। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब यहां पे आप देखो ध्यान से, तो ब्रीदिंग का टर्म मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में भी बता दिया था, ठीक है। एक्चुअली ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? एयर को लेना, एयर को बाहर निकालना, ठीक है ना। तो इसको टू टाइप से, इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन 2 स्टेप्स। और वो स्टेप कौन कौन से हैं? पहला जो होता है वो इंस्पायरेशन होता है। इन का मतलब अंदर लेना, ठीक है ना, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। और दूसरा है एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन। क्लियर है बातें? बोलो, समझ में आ रही है बातें बेटा? ठीक है ना। इसमें एयर को ड्रॉन इन करना, इसमें एयर को रिलीज आउट करना। एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो ड्रॉन इन होती है, इसमें एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन। क्लियर है बात? इसको क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन बोलते हैं। और जो लंग्स एयर है, लंग्स एयर रिलीज्ड आउट इन एटमॉस्फेयर, इसे क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन बोलते हैं। एक्चुअल में आपको, हम लोगों को यहाँ पे मैकेनिज्म पढ़ना है, तो मैकेनिज्म का मतलब होता है कि किस सिचुएशन में इंस्पायरेशन होगा और किस सिचुएशन में एक्सपायरेशन होगा, ठीक है ना। इसकी स्टडी को ही क्या बोलेंगे? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बोलेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो इंस्पायरेशन की सिचुएशन देखते हैं कि कब इंस्पायरेशन होगा, किस सिचुएशन में, बाहर का इन्वायरमेंट कैसा रहे और हमारे लंग्स का इन्वायरमेंट कैसा रहे, ठीक है ना। इसके बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। फिर उसमें हमारे लंग्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? आते हैं इंस्पायरेशन में। इंस्पायरेशन की सिचुएशन में क्या क्या चीजें होंगी। तो यहां पे इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में क्या होगा? अगर हम देखें, जो हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर है उसको बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है, एयर का प्रेशर होता है लंग्स के अंदर, अगर कम है, ठीक है ना, और एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लंग्स, तो क्या होगा? एयर अंदर आएगी, एटमॉस्फेयर से एयर क्या होगी? अंदर आएगी, क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर का इंट्रापल्मोनरी
लंग्स के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो क्या है, कम है, ठीक है ना। तो इसलिए बाहर की एयर अंदर आना शुरू होगी। तो इसमें जो पहली सिचुएशन बनती है, जो पहली सिचुएशन है वो क्या है, मींस इंट्रा पल्मोनरी इंट्रापल्मोनरी। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इसमें बेटा ये नोट डाउन, इसमें लग रहा है कि छेड़छाड़ ज्यादा हुई है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा अलग से नोट डाउन करते हैं। इंस्पायरेशन, यहां से इंस्पायरेशन में क्या होगा, या अभी के लिए थोड़ा सा ये सिस्टम थोड़ा सा सही करते हैं, उसके बाद आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ओके, थोड़ा सा सिस्टम में अब सही हो गया है, ठीक है ना। अब इस पे आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, बीच में थोड़ा सा स्किप हो रहा था। तो यहाँ पे आप देखोगे जो मैं बता रहा था कि इसके बारे में जो इंस्पायरेशन की क्या क्या सिचुएशन होगी, कब कब इंस्पिरेशन टेक्स प्लेस होगा। इंस्पिरेशन की जो प्रोसेस है कब कब वो टेक्स प्लेस होगी, तो उसके लिए मैंने बोला था कि पहला जो सिचुएशन होगा वो क्या होगा, मींस इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर होगा, इंट्रापल्मोनरी किस चीज का, एयर प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी एयर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। और बाहर का जो प्रेशर होगा मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इंस्पायरेशन की प्रोसेस टेक्स प्लेस होगी। क्लियर है बात। दूसरी सिचुएशन जो बनती है वो होता है, देखो बेटा, लंग्स को सपोर्ट करने के लिए रिब्स होता है, और रिब्स के साथ में इंटरकॉस्टल मसल होती है, ठीक है ना। एक होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और एक होती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। क्लियर है बात। यहां पे जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो क्या होगा, एयर मींस लंग्स जो है वो बाहर की तरफ खींचेगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो देन तो लंग्स का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ लंग्स। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ लंग्स। वॉल्यूम ऑफ
या मीन्स आप ऐसे कर सकते हो इसको, ये सब चीजें थोड़ा सा बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ lungs increases, ठीक है ना। तब भी क्या होगा, अब इंस्पायरेशन की प्रोसेस टेक्स प्लेस होगी। क्लियर है बातें? बताइए, समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है ना। अगर इसी के बिहाफ पे आप एक्सपायरेशन की बात करते हो तो वहां पे क्या होगा, मींस इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है बात? और फिर प्रोसेस किस चीज की होगी, एक्सपायरेशन की होगी। अब अगर यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वहां पे रिलैक्स करेगा, तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्लियर है बातें? समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल क्या करेगी, रिलैक्स करेगी, ठीक है। तो यहीं पे एक्सपायरेशन को भी देख लेते हैं बेटा। एक्सपायरेशन को भी देख लो, सेम इसी पैटर्न पे चलेगा। यहां एक्सपायरेशन कब होगा, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ऑफ लंग्स क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। यहां पे भी ऑफ लंग लिख सकते हैं, ऑफ लंग्स जब इंक्रीज किया था इन कंपैरिजन टू बेटा एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर, इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर, ठीक है ना। तब क्या होगा, एक्सपायरेशन की प्रोसेस टेक्स प्लेस होगी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्लियर है बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा दूसरी बात करते हैं। यहाँ पे एक्सपायरेशन में जहां पे मैंने बताया था एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यहां पे क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। तो क्या होगा, मींस अगर ये रिलैक्स कर रही है तो कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या होगा बेटा, डिक्रीज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड हो जाएगा। क्लियर है बातें? और मींस एयर क्या हो जाएगी, रिलीज्ड आउट हो जाएगी। देखो यहाँ और भी एक पॉइंट और भी यहाँ पे ऐड करेंगे। इंस्पायरेशन में क्या होता है, जब बाहर से अंदर एयर आती है ना, ठीक है ना, तो जब बाहर से अंदर एयर आएगी, ठीक है ना, तो आपका जो लंग्स है, हमारा जो लंग्स है, वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर क्या करता है, एक्सपैंड करता है, ठीक है ना, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। तो जब इंस्पायरेशन की प्रोसेस होती है तो लंग्स जो है, लंग्स एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एंटीरियर एंटीरियर
एंटीरियर टू पोस्टीरियर, पोस्टीरियर क्या करता है, लंबाई में पूरा बढ़ता जाता है, ठीक है ना, एयर भर रही है तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाएगा तो डायफ्राम पे क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, डायफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम ऐसा डोम शेप है, अब इसी पे प्रेशर पड़ रहा है तो क्या होगा, अगर इस पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो फ्लैट हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे एक बात और भी ऐड कर लेंगे, डायाफ्राम बिकम फ्लैट। क्लियर है बात? और जब एक्सपायरेशन होता है, ठीक है ना, जब एक्सपायरेशन होगा बेटा तो क्या होगा, एक्सपायरेशन में वॉल्यूम क्या हो गया, लंग्स का बढ़ गया तो वो डॉर्सली एंड वेंट्रली, ठीक है ना, डॉर्सो वेंट्रली बोलेंगे, ठीक है ना। डॉर्सल और वेंट्रल साइड में क्या होता है, एक्सपैंड होता है। जैसे जब एयर भर रहा है तो देखो यहाँ पे इसमें सपोज दैट ये लंग्स है तो एयर आ रही है ऐसे, ये पेन जान लो जो स्टाइलस है पेन, ये एयर आ रही है तो भरता चला जाएगा, लंबाई में होता चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसका वॉल्यूम बढ़ाना है तो ये इस तरीके से होगा, मीन्स डॉर्सल फूल जाएगा पूरा, तो डॉर्सली और वेंट्रली, ठीक है ना। मीन्स जो एक्सपायरेशन का प्रोसेस होगा, एक्सपायरेशन में लंग्स कैसे जाएगा, लंग्स वॉल्यूम में इंक्रीज करेगा, कैसे, डॉर्सो वेंट्रली। क्लियर है बात? अब क्या होगा, जो लंबाई में एंटीरियर पोस्टीरियर से क्या था, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, फ्लैट हो गया था। अब जब ये साइज में वॉल्यूम में ऐसे बढ़ रहा है तो डायफ्राम ऊपर आएगा ना, ठीक है ना। तो डायफ्राम जब ऊपर आएगा तो कैसा उसका शेप हो जाता है, नॉर्मल शेप में होगा, और नॉर्मल शेप इसका क्या है, डोम शेप। डायफ्राम बिकम डोम से। क्लियर है बात बेटा? ठीक है ना। इसको कर लीजिए एक बार, हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से, जब आप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हो, ठीक है ना, जब इंस्पायरेशन आप कर रहे हो तो उस टाइम में क्या होता है, एयर भर रही है, ठीक है ना, तो रिब्स और जो स्टर्नम है वो रेस्ट होंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में? और इंस्पायरेशन में क्या होता है, जो आपका थोरेसिक वॉल्यूम है वो बढ़ गया, ये चीज़ मैंने बताया ही, ठीक है ना। मीन्स जब आपका एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, दोनों का रोल मैंने बता दिया आपको। और आपका जो डायफ्राम अगर इंस्पायरेशन में क्या है वो फ्लैट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो एक बार हम लोग थोड़ा सा डायग्रामेटिक देख लेंगे, आफ्टर दैट कुछ चीज़ें और भी हम लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको ये मैं इंस्पायरेशन वाला बनाऊंगा, ये इंस्पायरेशन के लिए है और ये एक्सपायरेशन के लिए है। ये एक्सपायरेशन के लिए है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा लंग का वॉल्यूम आपको ज्यादा दिखेगा, इसमें कम दिखेगा दूसरे वाले में।
लंग्स है, लंग्स। एनसीईआरटी के डायग्राम को प्रॉपरली फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? ये रिब्स हो गया, रिब्स नहीं, ये वर्टिब्रल कॉलम है, रिब्स इस साइड में रहेगा, ये वर्टिब्रल कॉलम। एक एक वर्टिब्रा को दिखाएंगे यहाँ पे। दिख रहा है बेटा? साथ में आप लोग बनाते चलिए, नहीं तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर रुकना पड़ता है, ठीक है? ये आपका वर्टिब्रल कॉलम हो गया, और यहां पे आप ध्यान से देखोगे ये वाला पोर्शन जो है ये रिब केस आपका रिब केस का हो गया, दिख रहा है? ठीक है। यहाँ पे डायफ्राम बना देंगे, ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है, डायफ्राम, डायफ्राम वाला पार्ट है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो आपको डायफ्राम का पार्ट दिखेगा ये काफी फ्लैटेड है, ठीक है ना? अब यहां पे जब बनाएंगे तो काफी आर्क शेप होगा। एक एक चीज यहां पे लेवलिंग करते चलते हैं। एयर क्या हो रही है? अंदर आ रही है। एयर क्या हो रही है? अंदर आ रही है। अंदर आ रही है तो डायफ्राम पे क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। तो डायफ्राम पे जब प्रेशर पड़ेगा तो डायफ्राम क्या होगा? नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। डायफ्राम क्या हो रहा है? नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो डायफ्राम को क्या लिख सकते हैं? डायफ्राम बिकम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और जब इंस्पायरेशन की जब सिचुएशन होती है तो स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम ऊपर के साइड में आती है। तेजी से सांस लेके देखो तो ये चीज ऊपर उठता है, ठीक है ना? तो ऊपर उठता है तो उसको भी मार्क आउट कर दें, ठीक है ना? रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड। क्लियर है बात समझ में आ रही है? और जो थोरैसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। एयर मीन्स एटमॉस्फेरिक एयर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन, एटमॉस्फेरिक एयर, atmospheric air drawn in. Clear है बात? Ribs and sternum raised. Clear है बात बेटा? Ribs and sternum raised. क्लियर है बात बेटा? यहां पे क्या है? ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? थोरैसिक वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया।
थोरैसिक वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज्ड। क्लियर है बात? बताइए, समझ में आ रहा है? नोट डाउन कर लीजिए। एक स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बनाया है, इसको बोलते हैं रिब केज हो गया। रिब केज, ये सिचुएशन किसकी हो गई? ये फिगर किसका हो गया? इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। समझ में आ रही है बातें? एक इंस्पायरेशन का हो गया। जस्ट इसका अपोजिट अगर हम देखें यहां पे, ये एक्सपायरेशन का है, एक्सपायरेशन का है बेटा ये। एक्सपायरेशन का है, और यहां पे भी रिब केज बनाना पड़ेगा। रिब केज यहां पे भी बनाना पड़ेगा। यहां पे डायफ्राम आप देखेंगे, ये काफी देखोगे ना एकदम डोम से, ठीक है ना, एकदम डोम शेप है ये, डोम से। एकदम काफी कर्व आपको दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये डोम शेप हो जाता है। अब इसमें क्या है, अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना, मतलब एयर तो निकल गई अब, ठीक है ना, अभी क्या होगा, अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। तो इसको इस तरीके से दिखाना होगा भाई। लंग्स से जब एयर निकलेगी तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, और एयर क्या होगी, बाहर जाएगी, रिलीज्ड आउट हो जाएगी, एयर रिलीज्ड आउट। और यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम भी बना देते हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया बेटा। ठीक है ना। अब यहां पे आप देखो, यहां पे देखिए ये रिब केज है, इसमें क्या क्या सिचुएशन मैंने बताया था, सेम उसी को डिनोट करेंगे। जो रिब्स और स्टर्नम है वो क्या करेंगे, अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे। ठीक है ना। तो एक बार ड्रॉ कर लीजिए, फिर लेबलिंग कर देते हैं हम। ठीक है, नोट डाउन हो गया। तो यहां पे रिब्स एंड स्टर्नम
sternum become their normal position, become their normal position. रिबकेज हो गया, रिबकेज, ठीक है। यहां पे क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम, ठीक है ना, अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है ना, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यहां पे एयर क्या है, एयर रिलीज्ड आउट, एयर रिलीज्ड आउट, क्लियर है बात बेटा। डायफ्राम क्या होगा, इन नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, डायफ्राम become in normal position, और इसकी नॉर्मल पोजीशन क्या होती है, नॉर्मल पोजीशन क्या होती है, डोम से, क्लियर है बात। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया था तो क्या था, फ्लैट हो गया था, क्लियर है बात, ठीक है ना। तो ये डायग्राम किस चीज का हो गया, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन का हो गया, ठीक है ना। एक नॉर्मल पर्सन जो है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, एक नॉर्मल पर्सन जो है वो पर मिनट लगभग 12 to 16 टाइम्स क्या करता है, ब्रीदिंग करता है, ठीक है ना, 12 to 16 टाइम्स क्या करता है, ब्रीदिंग करता है पर मिनट, ठीक है ना। तो ये चीज भी थोड़ा सा इंडिकेट कर लेंगे। नॉर्मल पर्सन, जो नॉर्मल पर्सन होता है, नॉर्मल पर्सन वो क्या करता है, 12 to 16 टाइम्स breathing takes place पर मिनट, ठीक है ना, पर मिनट, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, पर मिनट्स। और इसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट नेम जो होता है, विद द हेल्प ऑफ, या लिख देते हैं विद द हेल्प ऑफ, कैसे इसको मेजर करते हैं, मेजर्ड बाय, विद द हेल्प ऑफ measured by या evaluated by या evaluated by स्पायरोमीटर। क्या नाम है बेटा, स्पायरोमीटर, क्लियर है बात, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लीजिए, स्पायरोमीटर, ठीक है ना। ओके, आज का लेक्चर यहीं तक करते हैं, ठीक है ना। इसके आगे हम लोग फिर लंग कैपेसिटी करेंगे, लंग का जो वॉल्यूम है, जैसे वो उसमें टाइडल वॉल्यूम होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी इसमें हम लोग करेंगे। एक्चुअल में देखो, ये प्रेशर ग्रेडियंट पे काम करता है ये पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। बाहर का प्रेशर ज़्यादा हुआ, लंग के अंदर का प्रेशर कम हुआ, तो बाहर का एयर प्रेशर
ज़्यादा है तो क्या होगा, वो ज़्यादा से कम की तरफ माइग्रेट करेगा। ठीक है ना। तो प्रेशर ग्रेडियंट आपको कई चीज़ें मैंने बताया, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल बताया, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बताया, कहाँ पे मौजूद होते हैं, रिब्स के पास भी मौजूद होते हैं, जो कि मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करते रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल तो क्या होगा, लंग का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। कैसे, किस वे में बढ़ेगा, मीन्स डॉर्सली टू वेंट्रली बढ़ेगा। तो इंस्पिरेशन की प्रोसेस टेक्स प्लेस होगी। जब इंस्पायरेशन का प्रोसेस होगा तो वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर मीन्स उसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है। ठीक है। ओके बेटा, आज का लेक्चर यहीं तक करते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।